नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ में डार जावेद जी जुड़े हैं और डार जावेद जी जैसा आप जानते हैं ये कश्मीर से आते हैं और बड़ी ही अच्छी अपनी बातें रखते हैं और साथ ही कश्मीर के ऊपर जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बहुत अच्छे जानकार हैं। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे, वो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड ही होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ज़मीनी हकीकत वहाँ पर क्या है। डार जावेद जी, आपने आपकी मसरूफ़ियत में से समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल भाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका। सो डार जी, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा कि कश्मीर वैली तो बड़ी शांत और एक स्टेबल हमें दिखाई दे रही है। पर जम्मू के अंदर बड़ा अनरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, फिर वो रईसी हो, कठुआ हो या और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चीज़ें हों। फिर वो आर्मी के व्हीकल पे अटैक हो, एयरफोर्स के व्हीकल पे अटैक हो या पिलग्रिम की बस पे अटैक हो या फिर और भी कई दूसरे अटैक्स। तो ये अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा अनरेस्ट जम्मू में क्यों हो रहा है? और अभी फ़िलहाल जो ग्राउंड सिचुएशन है, ज़मीनी हकीकत है, वो अभी फ़िलहाल वहाँ पे क्या है? आप उससे अगर हमें वाकिफ़ करा सकें तो बेहतर होगा। देखिए राहुल भाई, जो रिसेंट अटैक्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, दे आर लाइकली प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ द फोर्सेस, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई है ऑफ द नेबरिंग कंट्री। तो नेबरिंग हुँ, कंट्री आपको मालूम है, और ये जो अटैक्स हैं दे यूज्ड एडवांस्ड वेपन्स एंड टैक्टिक्स शोइंग दैट ओनली द आर्मी ऑफ द अदर कंट्री वाज इन्वॉल्वड। और जो गोल इन अटैक्स का है, जो जम्मू में हमने देखा, टू कॉज ट्रबल एंड डिस्टर्ब द पीस इन द रीजन, व्हिच हैज बीन अचीव्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंस लॉन्ग। अब ये सीरियस इशू बन गया है जो वायलेट कर रहे हैं एग्रीमेंट को बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पर हमने देखा कि मेंटेन पीस एंड रिस्पेक्ट ईच अदर के बॉर्डर का बहुत लाजमी जरूरी था। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर टेकिंग एंड दे नीड टू टेक द स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप दीज अटैक्स एंड टू प्रोटेक्ट कंट्री सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी, और ये चीजें हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन सिंपल टर्म में अगर आप देखेंगे कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं, या जिस तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो लिखते हैं, या उनकी जो बात है उनमें यही है कि द आर्मी ऑफ द अदर कंट्री, द आर्मी ऑफ नेबर कंट्री आर सस्पेक्टिंग ऑफ हैविंग अटैक्स ऑन इन जम्मू। उसका एक एविडेंस है। अब उसका हुँ, एविडेंस जो है वो क्या है, कैजुअलिटीज जो हो गई, हमने देखा कि नंबर वन, सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज हुए। देखिए सबसे पहले एडवांस्ड वेपन आर टिपिकली ओनली अवेलेबल टू द आर्मी ऑफ आर नेबरिंग कंट्री। दूसरा, उनकी टैक्टिक्स, जो अटैकर्स हैं उन्होंने कैरी आउट किया यूजिंग टैक्टिक्स दैट आर सिमिलर टू दोज दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द आर्मी ऑफ दैट कंट्री। थर्ड है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जो अटैकर्स हैं दे यूज्ड एडवांस्ड कम्युनिकेशन टिप्स which are only used and are only available with the army of the neighboring country। तीन पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, और ये डिफेंस एक्सपर्ट के इंटरनेशनल लेवल पर अब इस पे बात हो रही है और डिफरेंट सोर्सेज से। अब गोल ऑफ अटैक्स क्या है उनका, मैं थोड़ा बहुत इस पे पहले बता दूंगा। देखिए सबसे पहला है कि डिस्टर्ब पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हम जम्मू में ये देख हुँ, रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जो भी अटैक करते हैं उसका एम है, और यहाँ पे क्या है उनका एम, तो क्रिएट फियर एंड क्योस। उनका यही है कि अनस्टैंडिंग अमंग द लोकल पॉपुलेशन विच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी एंड क्योस। दूसरा है अंडरमाइनिंग आर सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर आप देखेंगे ये जो एम है अभी, दैट इज टू undermine the efforts of the security forces who have been working since long to maintain peace and stability in the region। तीसरा है हुँ, कि वायलेट सीजफायर एग्रीमेंट। जो अटैकर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, दे वायलेट सीजफायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पुट किया गया था इन प्लेस टू मेंटेन पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर बॉर्डर। अब इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अब जबकि ये लग रहा है कि दूसरे मुल्क की फोर्सेस ही इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है जो अटैक्स हो रहे हैं, इट वो नंबर फर्स्ट वायलेट द इंटरनेशनल लॉज। ये सबसे पहले इंटरनेशनल नॉर्म को, एग्रीमेंट्स को, जहाँ पे डैमेज ज्यादा हो सकता है हमारी नेबरिंग कंट्री के रिपुटेशन और उनके रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि हम जिस मुल्क के साथ ये चीजें कर रहे हैं उसका फॉरेन पॉलिसी कितना स्ट्रांग है। सेकंड है कि हुँ, रीजनल स्टेबिलिटी। इन अटैक से जो है थ्रेटन हो रहा है रीजनल स्टेबिलिटी को, जिसका लीड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है
कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है जो आज हो रहा है। आपने देखा कि 500 कमांडोज को जम्मू के रीजन में लाया गया है टू जी। प्रोटेक्ट द कंट्री सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। सबसे बड़ा रीजन मुझे क्या लग रहा है, रिसेंट अटैक्स जो है दे कैन बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज इंडियाज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सबसे पहले दूंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। देखिए, इंडिया का एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट दैट इज इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तीन चीजें हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये इंडिया इसमें है अभी। इसके पीछे जो ड्राइवन कर रहे हैं इसको, वो तीन चार फैक्टर्स है। नंबर वन इज इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमारी कंट्री का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिफॉर्म है। नंबर सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर फोर इज स्किल्ड वर्कफोर्स। अब जब हम नेबरिंग कंट्री की कंसर्न देखते हैं, उनके कंसर्न हमें चार चीजों पर नजर आ रहा है। ठीक है, वो कंसर्न उनका जो है दैट इज इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और पावर। दे फील थ्रेटन्ड बाय इंडियाज। नंबर वन इज इकोनॉमिक डोमिनेंस, जिस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में है, सॉफ्ट पावर बन रहा है मुल्क हमारा। इस वीडियो में मैं शायद यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन उतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरा की मिलिट्री स्ट्रेंथ जिस तरह से इंडिया का स्ट्रांग हो रहा है, तीसरा की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, सॉफ्ट पावर, फोर्थ है कि कल्चरल इम्पैक्ट हमारा अब हो रहा है पूरी वर्ल्ड में। अब उनका क्या है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है वो, कि यहाँ की ग्रोथ को डिस्टेबलाइज हम कैसे करें, यहाँ की पीस को, प्रोग्रेस को डिस्टेबलाइज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोग्रेस। और परपेट्रेटर्स का एम यही है, नंबर वन कि वो अनस्टैंडली फेयर करे, नंबर टू डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, नंबर थ्री इंडिया के रिपुटेशन को डाइवर्ट करें, नंबर फोर इंडिया का जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है उससे कैसे दुनिया का अटेंशन हटाए। अब इन्वॉल्वमेंट जो इस अटैक्स में हम सस्पेक्ट, हम क्या क्यों ये चीजें बोल रहे कि नेबरिंग कंट्री की आर्मी इसमें है। नंबर वन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें आज का देखा, जिस तरह कश्मीर में देखा, अब ये शिफ्ट जो जम्मू में हम देख रहे हैं। अब इसमें जो फर्क है वो फर्क हमें दिख रहा है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वो सीज कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है उनके लिए थ्रेट है, इसीलिए वो अब इंडिया को फोकस करना है एलिमिनेशन की। अब एलिमिनेशन कैसे होगा कि जिस तरह से हमने अभी 500 कमांडोज को जम्मू के अंदर रीजन में लाया है और वो एलिमिनेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्यों हम एलिमिनेशन करेंगे, सबसे पहले वार की ओर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सब पहले हम अपने रीजन से इन चीज को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट है उसको हम खत्म करेंगे। दूसरा कि हमने देखा कि कॉस्ट, काउंटलेस लाइव्स हमने देखा, फैमिलीज, कम्युनिटीज को हमने बिछड़ते हुए देखा, इकोनॉमी इम्पैक्ट के, और उनका एक जो हम पर अटैक है। अब इंडिया चाहता है कि नहीं, इन 500 कमांडो से जो जम्मू में बिगल किया गया है उससे हम पहले एलिमिनेशन करें, पहले हम एलिमिनेशन का प्रोसेस करें यहाँ पर अपने कंट्री में जो हमारी फॉरेन एंटिटी आई है। और जो इस टाइम टेररिज्म है दैट कैन बी डिस्टेबलाइज, कि उसको सोशल अनरेस्ट, आई मीन जिस तरह से हमने पास्ट में कश्मीर में स्ट्रेटेजी को यूज किया उसी तरह से स्ट्रेटेजी अब जम्मू में यूज हो रही है। सबसे पहला इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग, दूसरी स्ट्रेटेजी काउंटर ऑपरेशन जो अभी जारी है, तीसरे स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फोर्थ इसकी कम्युनिटी एंगेजमेंट या आउटरीच जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, एड्रेस रूट कॉज को करना है। अब जो आपका सवाल था राहुल भाई कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर में ये दो डिवीजन है, जम्मू सेपरेट डिवीजन है, कश्मीर एक सेपरेट डिवीजन है। जो मसला है, जो प्रॉब्लम्स है, जो एक्टिविटीज हो रही है वो हर जगह हो रही है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से करंटली डीजीपी ने हमने बताया कि लास्ट फेज में है और चीजें खत्म हो रही है, जो पहले था वो अब नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब जो जम्मू में सिचुएशन बनी हुई है उसने कहीं ना कहीं ग्राउंड सिचुएशन, उसने कहीं कि वो नजरिया चेंज किया है कि कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। बिकॉज अगर दूसरी कंट्री का, जिस तरह से मैंने बताया, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ के आर्मड फोर्सेस इसमें ये हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें तो पता ही है क्या है। बट अब इंटरनेशनल लेवल पर जो बाकी कंट्रीज के भी एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है बाकी कंट्री, वो भी अब बोल रहे हैं कि इम्प्रिंट्स है, और उनका ये बताना है कि इम्प्रिंट्स है वहाँ की आर्मी का। क्योंकि आपका जो वेपन है, जिस तरह से मैंने बोला, आपका जो टैक्टिक है, वो टैक्टिक, वो वेपन, वो यूज ही नहीं हुआ है इससे पहले, और अगर यूज किया है तो वह आर्म्ड फोर्सेस ने यूज किया। तो अगर आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन अटैक्स में, टेररिज्म अटैक्स में, लेकिन वो ट्रेनिंग वो इतनी स्ट्रांग दे रहे हैं, आप उनके आईएसआई के द्वारा इतनी स्ट्रांग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के बाद 1 साल 5 महीने 6 महीने के बाद उनको इंटरव्यू देते हैं,
वो फिर आकर हमारी धरती पर अटैक्स करते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि जब अटैक पिलग्रिम्स पर हो जाता है, आप पिलग्रिम्स पर अटैक करते हैं, और ये सबसे ये घिनौनी हरकत है, जिसको जितना बराबर। भी मजम्मत है उतना कम है। और इंटरनेशनल हम्म, लेवल पर हमारी कंट्री वर्क बहुत कर रही है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिस तरह से प्रेशर बनाया हुआ है, वो प्रेशर ज़ाया नहीं होगा। हमने पास्ट में भी देखा कि जो प्रेशर आया, फिर वहाँ की हमारी नेबरिंग कंट्री की इकोनॉमिक सूरत हाल किस तरह से वबाल बन गई। और यही प्रेशर अब आ रहा है, क्योंकि उनको हम्म, समझ में आ रहा है कि हम ऑलरेडी जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, जिस खतरनाक तरीके से गुजर रहे हैं, जिस खतरनाक बहरान से गुजर रहे हैं, हम फिर से अपने आप पर एक वो तूफान ला रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये अटैक्स वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहे हैं? वही नेबरिंग कंट्री एग्जैक्टली। तो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है। हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, हम एंट्री देखें, हम टेरेन देखें, वही तो उस रूट को फॉलो करते आए, वही तो वहाँ से एंट्री करते हैं। तो दिस इज समथिंग राहुल भाई, कि ग्राउंड लेवल सिचुएशन देखिए कश्मीर में। मैं अगर ये बता दूंगा आपको कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मोस्टली सब चेंज हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 370 के हम्म, बाद जिस तरह से चेंज है वो सबके सामने है। लेकिन जो इस चीज में चेंज कितना हुआ, और ये चीज क्या शिफ्टिंग है, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज है, ये जानना अभी बहुत इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। और हमारे डिफेंस फोर्सेस इस पर लगी हुई है, फोर्सेस आर्मी सब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर में भी लोगों को थोड़ा वो आई मीन वो टेंशन होता है कि अगर जम्मू में इस तरह की सिचुएशन हुई तो पता नहीं व्हाट नेक्स्ट, कश्मीर में भी क्या हो सकता है। बट हाँ, इतना हम्म, है कि यहाँ की जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जल की पुलिस जो है या आर्मी जो है, वो बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और वो कोई भी एलिमेंट थ्रेटन जो करते हैं उसको हमेशा के लिए वो बंद कर देते हैं। लेकिन देखना यही है कि आने वाला टाइम किस चीज की ओर किस ओर लेगा। क्योंकि अभी जम्मू में काफी विजिलेंस बढ़ाया गया है, कमांडोज को बुलाया गया है, एंड पूरा आर्मी का चीफ भी वहां पर अभी बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे 2-3 दिनों से जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं हमारे, वो भी वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वो हमारे साउदर्न या नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, जो जम्मू रीजन को भी जो हेड करते हैं, वो जो करंट आर्मी चीफ है वो उसी को देखे, उसी का कमांडर था। तो उनको भी जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा उनको भी उस चीज़ का नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है। तो पूरी जो है टीम बैठी हुई है, और कुछ न कुछ तो वो इस पर क्या आगे निकलेगा और क्या बेहतर होगा, उस पर देखने को मिलेंगे हमें कुछ दिनों में। बराबर। मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है शायद मेरी समझ के हिसाब से जो कश्मीर में या कश्मीर वैली में जो पीस इस्टेब्लिश हुई उसके लिए शायद वो जो विलेज कमिटीज़ होती है या जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या वो चीज़ कहीं न कहीं जम्मू में पिछले कुछ समय से मिसिंग थी, इसलिए जम्मू में इतना अनरेस्ट देखने को मिल रहा है? नहीं देखिए, वो चीज़ वो जो है वीडीसी जिनको हम बोलते हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज, वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। और अगर आपने रिसेंटली अटैक जो हुआ था जम्मू में, वहाँ पर वीडीसी एक मेंबर जख्मी हुआ था, और दूसरा था उसको भी गोली लगी थी। तो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं, मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा विजिलेंट रहते हैं, उनका काम यही होता है, और वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ होते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जम्मू में जो अब हो रहा है, कहीं न कहीं कहीं न कहीं ये लाइटली चीज़ें चल रही थी, अब होगा नहीं इस तरह का करके कि नहीं, शायद अब नहीं पॉसिबल होगा, ये चीज़ें शायद नहीं होंगी अब। क्योंकि कश्मीर वाज़ द हॉटबेड, और कश्मीर में ही ये सब चीज़ें हो रही थी, और कश्मीर में ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरे बाहर से लाना पड़ता था, एडिशनल सिक्योरिटी मंगवानी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ ने नॉक किया है, और टेरेन काफ़ी टफ है, तो नहीं सोच पाते थे कि इस तरह की चीज़ें होगी। तो इंटेलिजेंस जो एक्सपर्ट्स है वो बेहतर जानते हैं कि इस तरह की चीज़ कैसे हुई और क्यों हुई। बट हाँ, अ, ये बात बिल्कुल सही है कि जम्मू से ज़्यादा कश्मीर पे फोकस था, कि कश्मीर में जो है जो हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए। और फिर ये पता नहीं था कि वहाँ से हमारा दूसरा रीजन जो है उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी। हालाँकि 90 में अगर आप रियासी की बात करें, वहाँ पे 50% कंपोज़िशन मुस्लिम है, 50% हिंदूज़ हैं, और 90s में वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट था। फिर 2000 में भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर एक पीक पर था ये सब चीज़ें, टेररिज्म मिलिटेंसी पीक पर थी। फिर आगे चल के हालात ठीक हुए, फिर पुंछ, राजौरी इन सेक्टर्स में, ये जो कि एलओसी के नज़दीक है,
इनमें आए रोज कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होती थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे इनकाउंटर्स होते थे। लेकिन इस तरह जो आजकल के जिस तरह से डोडा, रियासी, जम्मू, पुंछ, राजौरी में जो सिचुएशन बनी हुई थी, उस तरह पहले शायद देखने को नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि लोकल लेवल पर वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक आल्सो बिकॉज कि दूसरे कंट्री के साथ एंगेजमेंट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो एंगेजमेंट किस लेवल पर बराबर। होता है, मिलिट्री पर होता है, डिफेंस लेवल पर, या फॉरेन अफेयर्स लेवल पर होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी नेबरिंग कंट्री को भी पीस अगर चाहिए तो उनको PEACE ही चाहिए, उनको PIECE नहीं चाहिए। अगर उनको PIECE ही चाहिए तो फिर तो ठीक है, फिर वो वहां से स्टार्ट करें। फिर तो इंडिया तो पावर बनने की राह में है। फिर तो वो जानते हैं कि एग्जैक्टली। इंडिया कितना पावरफुल कितनी कंट्री है और क्या भी कर सकते हैं। तो बराबर। ये बैठ कर ही चीजें होंगी। लेकिन हाँ, जो हमारी कंट्री के अंदर आए उनको, मुझे नहीं लगता है उनको बख्शा जाएगा। कि जिस तरह से अब वो पूरा फोर्सेज में उस एरिया को पकड़ में, अपने पकड़ में लिया हुआ है, शायद वहां से कोई भी जा नहीं सकता है, क्योंकि आपने गलत मुल्क में एंट्री की है। बराबर। और जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर का जो रीजन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC दोनों को टच करता है, उसी से रिलेटेड या उसी से लगा हुआ हमारा एक और स्टेट है पंजाब। और पंजाब बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। और पंजाब जो है वो जम्मू रीजन से एकदम लगा हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस जम्मू और कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर दे रहे हैं, और हम पंजाब बॉर्डर पे शायद उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें पंजाब बॉर्डर की तरफ से भी एक चीज़ें इनिशिएट हो सकती है इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड? जिस तरह से न्यूज़ें आई सामने, जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने बोला कि पंजाब से ही अब ये चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली स्टेटमेंट्स भी आए जबकि पुलिस की तरफ से भी, या बाकी जो ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की ओर ले रहा है कि पंजाब बॉर्डर को हमें बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा, और बहुत सीरियस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी हो। स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी हो, सेंटर को सीरियसली वर्कआउट करना पड़ेगा विद द स्टेट गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी है तो वहाँ की जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उसके साथ सेंट्रल जो हमारे NSA है, या जो डिफेंस लेवल पर काम करते हैं, होम लेवल पर काम करते हैं, उनको वैसे तो नहीं होता है हमारे मुल्क में उस तरह जब एजेंसीज काम करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा उन बॉर्डर्स को। है काफ़ी विजिल है पंजाब बॉर्डर पर, लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह से हमने न्यूज़ें देखी तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ों में यही आया सामने कि पंजाब बॉर्डर से ही भी घुसपैठी हो रही है, पंजाब बॉर्डर से ही शायद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक, क्योंकि बॉर्डर है, और पंजाब का बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर, वो बहुत सारे स्टेट्स के साथ मिलता है। तो अगर जम्मू कश्मीर के में एंट्री वहाँ से हो रहे हैं, तो आप यकीन करें कि वो बाकी स्टेट्स के लिए भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये कितना बड़ा हम्म। थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए more forces, additional forces has to reach to the Punjab border. Punjab border has to be seized, और बहुत ज़्यादा विजिल वहाँ पर बनाना पड़ेगा। कर रही है गवर्नमेंट, आई मीन सिक्योरिटी फोर्सेस तो कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलवेज देयर। बट मेरा बोलना ये है कि कहीं ना कहीं वो चूक जो हुई है कहीं पर, क्या हो रही है कहीं पर, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉर्डर बराबर। हम ही लोगों को गार्ड करने हैं, हमारी कंट्री को गार्ड करना है बॉर्डर्स को। और बॉर्डर से जब परिंदा भी नीचे चढ़ता है, उसको भी नीचे उतारा जाता है, तो एक इंसान की तो एंट्री होनी नहीं चाहिए। और दूसरी कंट्री को ये पता बराबर। चलना चाहिए कि इस मुल्क के बॉर्डर इतने स्ट्रांग है, इस मुल्क की बॉर्डर मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि हम अपना पर क्या, हम तो कोई सुई भी वहाँ पर गिराएं तो भेजें तो उसको भी गिरा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा विजिल, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, ये एक्सटर्नल थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, और फिर ये एक्सटर्नल थ्रेट इंटरनल थ्रेट बन जाता है। क्योंकि एक्सटर्नली जब आपको कोई चीज़ सपोर्ट हो रहा है, और एक्सटर्नली कोई चीज़ को आप में आपके मुल्क में भेजा जाता है, फिर वो इंटरनल सपोर्ट ढूंढता है। और इंटरनली जब OGW, जिनको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वर्कर्स, जब वो मिलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है, स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, और बहुत खतरा है वो हमारे मुल्क के लिए। और उन चीज़ों को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी द फर्स्ट and the only priority at the present with the security forces. It should be the first priority, चाहे पंजाब बॉर्डर हो, चाहे जम्मू बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर बॉर्डर हो। तो इनका इतना स्ट्रांगली गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस को लेना चाहिए। जितना भी उनको डिफेंस
के लिए और भी ज़्यादा अगर वो मुझे लगता है बजट एलोकेट करते तो बेहतर हो जाता है, सो दैट बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग रहे। उससे जो है हम इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट से भी बचें, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर आपको पता ही है बहुत सारे एलिमेंट्स नाच रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स वर्कआउट कर रहे हैं, और उनको फिर उन एलिमेंट्स का सपोर्ट मिलता है। जो हमारी कंट्री के अंदर बराबर। लोग हैं जो दूसरी भाषा में बात करते हैं, जो अगर जब वो हमारे पाकिस्तान के नहीं है, हमारी नेबरिंग कंट्री के नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठकर वो और बातें करते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ हम्म। जहर उगलते हैं, तो उनको हम्म। फिर सपोर्ट मिलता है, और वो हर हम्म। सपोर्ट की तलाश में होते हैं। उनको फिर मॉनेटरी सपोर्ट भी मिलता है, उनको फिर इक्विपमेंट सामान का सपोर्ट भी मिलता है, और वो हमारी कंट्री के लिए इंटरनल थ्रेट बहुत बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, और बराबर। वो हमारे लिए सही भी नहीं होगा और हमें करना भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको मुझे लगता है एक कमेटी बननी चाहिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट विद इन द सिक्योरिटी। इट डज नॉट बी लाइक कि अब लोगों को पता चलना चाहिए, जो तीनों इन बॉर्डर्स को देखें। और अगर हम्म। फौज के बड़े ऑफिसर्स या पुलिस के बड़े ऑफिसर्स इस तरह बात करते हैं कि किसी और बॉर्डर से भी आते हैं, तो हमें संजीदगी से उस चीज़ को लेना पड़ेगा, बहुत संजीदगी बराबर। से चीज़ को लेना, क्योंकि वहीं बॉर्डर से नार्को ड्रग टेररिज्म ये ड्रग्स भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली और कीनली इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ड्रग अलग है और टेररिज्म अलग है, फिर हम फंस गए, क्योंकि नहीं, फिर हमें एग्जैक्टली, वो मालूम नहीं दोनों चीजें हैंड टू हैंड ही चल एक रही है। जी एग्जैक्टली। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने आपके अभी उसका जिक्र किया कि 500 कमांडोज जो हैं वो इंडिया ने वहाँ पर अभी उतारे हैं। अभी इसका ऐसा कोई न्यूज़, ऐसी कोई फ्लैश नहीं है कहीं पर भी कि भारत ने ये चीज़ करी है, पर शायद हो सकता है ये इसलिए भी इतना लाइमलाइट में नहीं गवर्नमेंट लाना चाहती हो कि चीज़ें हुई हैं। बट फिर भी इन 500 कमांडोज का वहाँ पर आना, ये एक कितना बड़ा स्टेप है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बड़ा एड ऑन है, और उनके लिए कितना बड़ा बूस्टर है इस एक्टिविटीज़ को, खासकर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, ये जब भी किसी कोई भी कंट्री हो, जब भी उन पे आँच आ जाती है, आँच मीन्स कि जब भी आपको ललकारा जाता है, आपकी सॉवरेनिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपके नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है, तो वहाँ पर जो कोई भी मुल्क होता है वो अपने मुल्क का, अपनी ज़मीन का जो है वो सौदा करने की किसी को इजाज़त नहीं देता है, और वो अपनी ज़मीन पर आने वाले हर कुछ इंसान को वापस भेजता है, मार देता है, जो भी उस पे आने की कोशिश करें। तो दैट इज़ आल्सो बिकॉज़ अगर इस तरह के टेरैन हमने देखा, तो सबसे पहला अटैक जो है वो पिलग्रिम्स पर हुआ, तो किसी भी रिलीजियस अटैक को कौन मानेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? और फिर हमने देखा कि किस तरह से जानें गई, मतलब लोगों, जवानों की, ऑफिसर्स की जानें गई। तो उसके बाद ही हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप अगर लिया है, जो आपके, अगर हम मानेंगे, बिल्कुल सही बात है, इस तरह का जिक्र नहीं है, मैंने भी किसी न्यूज़ में पढ़ा है। तो ये लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक मुल्क की सालमियत मीन्स उसकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। और जब एक मुल्क का फर्ज होता है कि वो अपने बाशिंदों को भी उसी तरह से बचाए, उनकी भी उसी तरह से परवरिश करे, उनकी भी उसी तरह से रखवाली करे, जिस तरह से एक सिक्योरिटी फोर्सेस की कर रहा है। तो हर इस देश में रहने वाला हर कोई बंदा सरकार के सामने या यहाँ की सिक्योरिटी के वालों के सामने सेम होता है, तो हर किसी की रक्षा करना फर्ज बन जाता है कंट्री का, नेशन का। तो इसीलिए हुँ। अब ये नेशन का फर्ज है, क्योंकि हमारे कहीं जवानों की शहादत हुई, और फिर हमने देखा कि पिलग्रिम्स पे अटैक हुआ, नन्हे-मुन्ने बच्चे भी शहीद हो गए। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन सबको नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। और अगर कोई ललकार रहा है हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में आकर, हमारे मुल्क के हिस्से में आकर, तो हमारा मुल्क की जो फ़ौज है, हमें यहाँ पर लेयर्स ऑफ फ़ौजेस हैं, मतलब लेयर्स ऑफ कमांडोज़ हैं। तो उनको शायद मालूम नहीं है कि इंडिया की फ़ोर्सेस में किस तरह से वर्कआउट होता है, किस तरह का काम होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने अब वो जो हंट हंट करने की राह पर हैं गवर्नमेंट या फोर्सेस, कि आप देखें कि कितने हैं यहाँ पर और क्या उनके साथ हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है, जो आम लफ्ज़ों में बोला गया है कि 500 कमांडोज को उतारा गया है। तो
अच्छी बात है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि अगर लगता है हमारी फ़ोर्स को ये चाइना भी इसमें सपोर्ट है, चाइना स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड है, तो हमारी नेबरिंग कंट्री का स्पॉन्सर है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनसे भी तो उसी तरह निपटा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया बराबर। कि जो वेपन कलेक्ट किया गया, देखा गया जब उनको हेड बस्ट किया गया, तो वो वेपन इससे पहले यूज़ नहीं हुआ है। और वो वेपन अगर यूज़ बनाता है तो वो चाइना बनाता है। वेपन अगर बनाते हैं तो वो यूएस बनाता है। यूएस मिग राइफल्स को कलेक्ट किया गया। तो फिर इसी चीज़ को देखकर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो टीम्स हैं, उन्होंने फैसला लिया होगा कि नहीं जी, अगर कोई पावरफुल कंट्री इस तरह का सामान बेचकर दूसरी कंट्री के लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, तो हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। बराबर। क्योंकि इंडिया बिल्कुल असल सही में जिस तरह जो से आपने बताया, असल में ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, असल में ये है कि एक टैक्टिम है कि इंडिया की जो डोमिनेंस है, उसको किस तरह से गिराया जाए। कि इंडिया की अभी डोमिनेंस बहुत है। एक मुल्क है जो कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरा मुल्क है जो दुनिया को बोल रहे हैं कि मैं एशिया में सुपर पावर हूँ, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं जी, एशिया में मेरा सुपर पावर नहीं चलेगा क्योंकि भारत है, इंडिया है। और वो अब इस देश को, इंडिया को, तीसरे देश को जो है ही नहीं कुछ, उसको यूज करके इस देश के खिलाफ हवाबाजी कर रहा है। तो उनको ये मालूम नहीं है कि इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। हमने सब चीज़ें देखी है 1947 से, और उससे पहले भी हमने देखी है। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जंग लड़ा है, हमने वो चीज़ें, हमारी फौज ने वो चीज़ें भी देखी है। फिर हमने कितने कितने अफवाज के खिलाफ चीज़ें की हैं। फिर हमने 1947 से लेकर आज तक अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ लड़े हुए हैं। अब थर्ड कंट्री के फोर्थ कंट्री भी आ जाए, फिर भी हमारी जो फौज है वो उनको दिखा कर ही रहेगी। तो बराबर, बिल्कुल सही है। और आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला और हमें बताया कि एक्चुअल में वहाँ पर कश्मीर में या जम्मू में ग्राउंड सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस वहाँ पर लगी हुई हैं और चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है। आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ज़रूर आपसे फ्यूचर में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू। जय हिंद।